हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि हम लोग कांग्रेस समाप्त किए थे, कांग्रेस का अधिवेशन जो था वो भी समाप्त हुआ था, है ना। अभी हम लोग कांग्रेस के बारे में भी और सारा चीज़ें जानेंगे कि कांग्रेस के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा, है ना, तिलक ने क्या कहा, लाला लाजपत राय ने क्या कहा। इस तरह से बहुत ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं, है ना, जैसे करजन ने क्या कहा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो हम लोग देख रहे थे अभी, तो हमारा ये सेकंड है इसका इंडिया नेशनल मूवमेंट का, क्योंकि हम लोग नरमपंथी जो काल है 1885 से लेकर के 1905 का जो काल है हम लोग वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बारे में क्या क्या कहा, ठीक है। क्योंकि अधिवेशन से अगर हम लोग देखें तो अधिवेशन से बहुत सारे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। अगर आप 10 साल का जो प्रश्न पूछा गया है अगर उसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी प्रश्न पूछा गया हम लोगों ने जो स्टडी किया है यही से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। सॉरी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा, क्योंकि कथन है, कभी कभी सवाल पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा, है ना। तो हम लोग सबसे पहले गांधी के बारे में जानते हैं कि गांधी जी ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था, ठीक है। सबसे पहले एक बात बता दें आपको, जब महात्मा गांधी का आगमन 1915 में होता है भारत में, और जब सक्रिय रूप से जब राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं 1919 में, जब उनके कंधे पर कांग्रेस का नेतृत्व आ जाता है, तो उस समय कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस को बहुत ऊंचाई तक ले जा करके वो रखे। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस मात्र एक मुट्ठी भर लोग थे जिनके हाथों से निकाल करके आम जनता के बीच में ला करके महात्मा गांधी ने वहाँ पे छोड़ा। वहीं महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये जो कांग्रेस जो थी, कांग्रेस का पताका आसमान में भी फहराया गया। और इसी कांग्रेस को जब देश आज़ाद हो जाता है तो महात्मा गांधी ने कहा कि ऐसी संगठन को समाप्त कर देना चाहिए, है ना। कांग्रेस को क्या करना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए महात्मा गांधी ने क्या कहा था, अब कांग्रेस नामक संगठन को समाप्त कर देना चाहिए, है ना। अब कांग्रेस नामक, है ना, कांग्रेस नामक संगठन को क्या करना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, है ना, समाप्त कर देना चाहिए। ये महात्मा गांधी ने कहा था, है ना। कांग्रेस के बारे में महात्मा गांधी ने ये बात कही थी कि अब कांग्रेस नामक संगठन को क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। और देखिएगा जब हमारा देश आज़ाद होता है तो आज़ादी के बाद मात्र 2 लोग होते हैं भारत में जिनको लोग पूछता तक नहीं है, लेकिन सारा का सारा जो जिम्मेदारी है इन्हीं 2 लोगों के कंधों पर आ जाता है। जिस तरीके से आज़ादी के बाद महात्मा गांधी राजनीति से बिल्कुल अलग थलग हो गए, और सच कहा जाए तो जितने भी राष्ट्रवादी जो राष्ट्रीय नेता थे जो भूखे थे पद के, उनके चक्कर में लग गए। महात्मा गांधी को कोई पूछता तक नहीं था। अंततः कहा जाता है जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है उनके, है ना, संस्थाओं के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या करवा दिया गया, ठीक है। तभी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसी समय महात्मा गांधी ने ये बात कही थी कि अब कांग्रेस नामक संगठन को समाप्त कर देना चाहिए। उसके बाद दूसरी बार उन्होंने कहा कि मैं एक मुट्ठी बालू से भी कांग्रेस से कहीं बड़ा संगठन खड़ा कर सकता हूँ। ये बात महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बारे में भी कहा था। अगर हम लोग दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो उन्होंने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बालू, है ना, एक मुट्ठी बालू से भी, है ना, मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा, है ना, कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर सकता हूँ। ये महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बारे में कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा
संगठन खड़ा कर सकता हूँ। उसके बाद इनका जो तीसरा कथन है कांग्रेस को लेकर के, है ना, इसको देख ही लीजिए। उन्होंने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। महात्मा गांधी ने एक बात कहा था कि गांधी, है ना, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, लेकिन गांधीवाद नहीं। और यह बात उन्होंने कराची अधिवेशन जो 1931 का हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और उसी की अध्यक्षता में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में ही फंडामेंटल राइट्स की मांग किया गया था। उसी समय महात्मा गांधी ने ये बात कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। और कभी कभी ऐसे प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं कांग्रेस को लेकर के, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा हो जाएगा तिलक ने क्या कहा, है ना। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा, यह सवाल पूछा जाता है ना। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है चापलूसों का संगठन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्या है, चापलूसों का, है ना, कांग्रेस चापलूसों का संगठन है। सब याद रखिएगा, जरूरी है ना। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस जो है चापलूसों का क्या है, संगठन है। उन्होंने दूसरा भी कथन कहा, उन्होंने कहा कि साल भर में, यानी कि साल में एक बार मेढक की तरह टरटराने से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। यह तिलक ने कही थी। तिलक ने कहा था कि साल में एक बार मेढक की तरह, है ना, मेढक की तरह टरटराने से, ठीक है, टरटराने से कुछ भी नहीं होने वाला, है ना, होने वाला। यह बाल गंगाधर तिलक ने ये बातें कही थी। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस चापलूसों का संगठन है। फिर उन्होंने कहा कि साल में एक बार मेढक की तरह टरटराने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, हो जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा, कभी कभी सवाल आपसे पूछा जा सकता है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा कांग्रेस के बारे में, तो यहाँ पे देखिएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। कांग्रेस के जो लोग हैं क्या है, पद के भूखे हैं, ठीक है, पद के भूखे हैं। कौन, कांग्रेस के लोग। या बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। यह सवाल हो सकता है आपसे पूछा जा सके, है ना। चलिए ब्लैक लेते हैं। एक और भी है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने, है ना, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा। लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डॉफ्रिन के दिमाग का उपज है। लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस लॉर्ड डॉफ्रिन के दिमाग का उपज है ना। ये इन्होंने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डॉफ्रिन, है ना, लॉर्ड डॉफ्रिन के दिमाग का क्या है, उपज है। यह बात किसने कही थी, लाला लाजपत राय ने कही थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। फिर लाला लाजपत राय ने ये बात कही थी कि कांग्रेस क्या है, लॉर्ड डॉफ्रिन के दिमाग का उपज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो हो जाते हैं लॉर्ड कर्जन, है ना। यहाँ पे हो जाते हैं लॉर्ड कर्जन, ठीक है, जहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कर्जन के बारे में बहुत बार पूछा गया है। इन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा कांग्रेस जो है देशद्रोहियों का संगठन है। ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। उन्होंने कहा था जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस क्या है, तो कांग्रेस देशद्रोहियों का संगठन है। देशद्रोहियों का क्या है, संगठन है।
देशद्रोहियों का संगठन है। और इनका एक दूसरा कथन है कांग्रेस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है। मैं चाहता हूं कि मेरे कार्यकाल में ही वह क्या हो, मर जाए, है ना। उन्होंने ये बात कहा था कि कांग्रेस क्या है, एक अलग पेन लिया जाए। कांग्रेस जो है, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है, अब लड़खड़ा रही है। और मैं इसे अपने कार्यकाल के दौरान, अपने, है ना, कार्यकाल के दौरान मरते हुए देखना चाहता हूँ, यह करजन ने कहा था। और यह बहुत बार सवाल पूछा गया है। करजन ने कांग्रेस के बारे में जो कहा, जो अभी हम लोग देख रहे थे, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है, मैं इसे अपने कार्यकाल के दौरान मरते हुए देखना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है देशद्रोहियों का क्या है, संगठन हो जाता है ना। देशद्रोहियों का क्या है, संगठन है यह। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो हो जाता है अरविंद घोष, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अरविंद घोष ने, है ना, अरविंद घोष ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा। अरविंद घोष ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा, तो अरविंद घोष ने कहा, है ना, अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस अब क्षय रोग यानी टीबी से मरने वाली है ना। अरविंद घोष ने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जो है ना, यह सवाल पूछा जाता है, कांग्रेस अब, ठीक है, क्षय रोग मतलब टीबी होता है, क्षय रोग से क्या है, क्षय रोग से मरने वाली है ना, क्षय रोग से मरने वाली है। यह बात किसने कहा था, पूछा जा सकता है कांग्रेस के बारे में। अरविंद घोष ने ये बातें कही थी, है ना, अरविंद घोष ने कही थी ये बातें। नोट में कुछ लिख लीजिए, क्योंकि सवाल हो सकता है आपसे पूछा जाए। विनोबा भावे के जो गुरु हैं, है ना, विनोबा भावे के जो गुरु हैं वो महात्मा गांधी हो जाते हैं। कभी कभी सवाल पूछा जाता है आपसे, है ना। विनोबा भावे के जो गुरु हैं, है ना, गुरु, उनका नाम है महात्मा गांधी, ठीक है। ये महात्मा गांधी हो जाते हैं, ठीक है। विनोबा भावे के गुरु कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के गुरु जो हो जाते हैं यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले हैं, है ना, क्या हो जाएंगे, गोखले हो जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और गोखले के गुरु जो हैं एमजी रनाडे हो जाते हैं, है ना, एमजी रनाडे हो जाएंगे, ठीक है, एमजी रनाडे हो जाते हैं। और एमजी रनाडे के जो गुरु हैं केशव चंद्र सेन हो जाते हैं, ठीक है, केशव चंद्र सेन है। ऐसे सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। जैसे विनोबा भावे के गुरु महात्मा गांधी हो गए, और जब महात्मा गांधी 1915 में जब यहाँ आते हैं तो तब उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु गोखले को बनाया। और गोखले के गुरु एमजी रनाडे हैं, और एमजी रनाडे के गुरु केशव चंद्र सेन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कांग्रेस के बारे में, जो कांग्रेस से जो भी प्रश्न बन रहे थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया। यानी कि हम लोग अध्ययन के हिसाब से, सुविधा के लिए, हम लोगों ने जब 3 खंडों में से बांट करके देखा, है ना, 3 खंडों में बांट के देखा, तो हमारा जो नरमपंथी है, नरमपंथी जो काल है, जिसे हम लोग 1885 से लेकर के 1905 तक हम लोग देख रहे थे, ठीक है, ये हमारा समाप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। उग्रपंथी का जो काल हो जाता है, उग्रपंथी का, है ना, उग्रपंथी का जो काल है 1905 से लेकर के 1918 तक हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, 1918 तक। जैसे में हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले जब देखिएगा नरमपंथी लोगों ने जिस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति जो विश्वास, आस्था और श्रद्धा रखा, इसलिए श्रद्धा रखा क्योंकि इन सारे लोगों को ये बात पता थी कि ब्रिटेन जो है एक लोकतांत्रिक कंट्री है और पूरी दुनिया में इनका शासन जो है बड़ा खूबसूरत होता है। इसलिए उन्होंने शुरुआत में ही अनुनय विनय और लेटर के माध्यम से ही अपनी मांग को रखा, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके मांगों की अनसुना कर दी। बाद में बहुत ऐसे लोग थे जो चाहते थे
कि हमारी सुनवाई किया जाए, हमारी मांगे पूरी की जाए, उन सारे लोगों में लाल बाल पाल का नाम आता है और कहा जाता है कि उग्रवादी या उग्रपंथी विचार के जो जनक हैं वो हो जाते हैं तिलक। और इनमें कुछ नाम है, जैसे उग्रपंथियों में हम लोग देखेंगे तो कुछ नाम है, जैसे लाल, है ना, लाल बाल और पाल, ठीक है। जैसे लाला लाजपत राय हो जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं, बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे, और एक और भी नाम है ना, जिनका नाम है अरविंद घोष, ठीक है, अरविंद घोष हो जाते हैं ये सारे लोग। इसके पीछे कारण था, इसके पीछे कारण था, सबसे पहले अगर हम लोग कारण की बात करें यहाँ पे, तो इसके पीछे कारण था उग्रपंथी का। अगर हम लोग कारण पे ध्यान दें तो सबसे पहले यहाँ शामिल होने वाले जो लोग थे वो शिक्षित वर्ग से बिलोंग करते थे। उग्रपंथी विचारधारा पनपी, इसके पीछे बहुत सारा कारण था। जैसे शिक्षित वर्ग का आगमन यहाँ पे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे शिक्षित जो वर्ग है इनकी भूमिका यहाँ पे हो जाती है, शिक्षित वर्ग की भूमिका, है ना। उसके बाद हम देखते हैं समाचार पत्र और प्रेस के माध्यम से बहुत सारी बातें भी हमें जानकारी हो रही थी, और भारतीय जनमानस में जो चेतना का विकास हो रहा था उसमें उग्र चेतना का भी धीरे धीरे विकास हो रहा था। राष्ट्रीय जो भावना थी उससे हमारी जनता थी, हमारा जनमानस था, हमारा जो समाज था लबालब होते जा रहा था। इसका मतलब यहाँ पे समाचार पत्र की और प्रेस की भी भूमिका बहुत ही ज़्यादा हो जाती है ना। और भारतीयों में आत्मसम्मान और आत्मसंचार जो था वो काफ़ी बढ़ रहा था। आत्मसंचार और आत्मसम्मान ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था। किसमें? भारतीय में आत्मसंचार और सम्मान जो था, सम्मान ये बहुत ज़्यादा देखने को मिला। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि विदेशी जो यहाँ पे घटना घटती है ना, विदेशी घटना का प्रभाव हमारे भारत पे उस समय बहुत ही ज़्यादा पड़ा। जैसे में अगर हम लोग बात करें तो 1896 में, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे में देखिएगा 1896 ईस्वी में इथोपिया, अफ्रीका का एक छोटा सा कंट्री इथोपिया, जो बहुत ही विकसित कंट्री इटाली थी, उसको उसने हरा दिया, है ना। 1896 में इथोपिया ने, है ना, इथोपिया ने क्या किया? इटाली को हरा दिया। और इसी समय देखिएगा 1904 और 5 में छोटा सा कंट्री जो जापान है, जापान ने रसिया को हरा दिया, है ना, जापान ने रसिया को हरा दिया। ये सारे लोग इससे खुश होकर तिलक क्या किए? भोज कर दिए। और भोज करने के बाद उन्होंने ये सारे लोगों को बताया कि अगर हम भी चाहें तो यहाँ से ब्रिटिश हुकूमत को जल्दी ही भगा सकते हैं। उनका प्रभाव, इसीलिए उग्रपंथी में इनका नंबर 1 पे ही स्थान आता है ना। और वहाँ पे सारे लोग क्या किए? इनको स्वीकार करने लगे, इनके बातों को स्वीकार करने लगे। और यह जो काल है, जो हम लोग काल की बात कर रहे थे, यही जो काल है जिसमें इसका प्रभाव तो हुआ ही हुआ। साथ में आपको पता होगा कि 1857 की जो क्रांति हो रही थी भारत में, वो भारत में कोई राष्ट्रीय चेतना का विकास ही नहीं हुआ था। भारत के लोग तो जानते भी नहीं थे कि राष्ट्रीयता क्या चीज़ होता है, किस मूर्त का नाम है या कोई चीज़ भी है। और यही वजह था कि यही कारण था कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों के बल पे ही, भारतीयों का साथ लेकर के, भारतीयों का सहयोग लेकर के और भारतीय सैनिक का उपयोग करके भारत को जीत लिया। अगर उस समय राष्ट्रीय चेतना का थोड़ा भी अगर विकास हुआ होता तो शायद हमारे इतिहास में 1857 की क्रांति को दूसरी तरीके से हम पढ़ते। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 1857 की क्रांति के बाद बहुत सारा संगठन बना, लेकिन संगठन ने अपना जो लेवल था, अपना स्तर था, कभी भी अखिल भारतीय नहीं बना पाई। अखिल भारतीय बना तब जब कांग्रेस का गठन हुआ, और कांग्रेस का स्थापना के साथ ही प्रारंभ होता है राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ। और जब प्रारंभ शुरू हुआ तब इसमें बहुत ऐसे शिक्षित वर्ग थे जिन्होंने बाहर पढ़ा, विदेश में पढ़ा, विदेशी चीज़ों का प्रभाव पड़ा, समाचार पत्रों का प्रभाव पड़ा। तब तक हमारा जो जनमानस था तैयार हो चुका था, और इसमें बहुत ऐसे सामाजिक सुधार आंदोलन भी हो रहे थे जिनका प्रभाव भी हमारे भारत में देखने को मिल रहा था। उसी समय आप देखते होंगे शिवाजी महोत्सव मनाई जाती है, गणपति महोत्सव मनाया जाता है,
और धर्म का आड़ लेकर के भारतीय जनमानस को आक्रमणकारी बनाया जाता है राष्ट्रीय चेतना का विकास करने के लिए। और इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे एक तरफ हिंदुत्व की बढ़ाया दिया जा रहा था, कांग्रेस में एक छत्र राज दिखाया जा रहा था, और एक ऐसा समुदाय जो भारत में साथ तो थी, भारत में उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी थी और भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में भी उनकी भूमिका थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अलग थलग दिखने लगे थे और उनको डर हो गया था। और उन्होंने बाद में इस कांग्रेस का विरोध भी किया और उन्होंने बाद में मुस्लिम लीग का गठन भी किया। तो हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल ये देखते हैं कि जब यहाँ पे राष्ट्रीय चेतना का बहुत ज़्यादा विकास हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिस चेतना की हम लोग कल्पना कर रहे हैं वो चेतना का सबसे ज़्यादा विकास हम बंगाल में देखते हैं। और इसी बंगाल में जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान आपस में राष्ट्रीय चेतना का जिस तरह से विकास हो रहा था और जिसका डर भी हमारे गवर्नर जनरल को हो रही थी, लॉर्ड कर्जन को, उन्होंने बंगाल का विभाजन करके इसमें हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ने का भी काम किया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना, बंगाल विभाजन हम लोग देखेंगे, क्योंकि शॉर्ट में हम लोग बंगाल विभाजन हम लोग 1905 जो है यह देखेंगे और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है ना। कहानी तो बहुत सारा है, कहानी बाद में सुनेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बंगाल विभाजन, क्योंकि जहाँ से प्रश्न आता है हम लोग वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, है ना। तो मिलते हैं हम लोग, बंगाल विभाजन जो है यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे और यहीं से हमारा जो प्रश्न बनता है ना, जहाँ से प्रश्न बनता है, जहाँ से पूछे जाते हैं, हम लोग वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि हम लोग इंडिया नेशनल मूवमेंट को बहुत बेहतर तरीके से ख़त्म करेंगे। और आप देखिएगा जितने भी सवाल पूछे जाते हैं आपको यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। एक भी प्रश्न जो है यह नहीं छूटने वाला है। मेरा उम्मीद है कि अगर आप SCERT की किताबें पढ़ रहे हैं, अगर आप NCERT की किताबें पढ़ रहे हैं, कि किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए आपके पास सटीक किताबें और सटीक रणनीति होना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन में हैं और डिसिप्लिन में पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है, आपकी सफलता बिल्कुल निश्चित होगी, है ना, और आप असफल नहीं होंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।